Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 9, Financial Management. Students, in this video, we will study the topics in chapter Financial Management, Financial Planning, the three decisions, financing decision, investment decision, dividend decision, their factors affecting these decisions, and fixed capital decision, working capital decision, and their factors. As we have already studied in class 11th, sources of business finance. In class 12th, related chapter is chapter 9, financial management. Students, what do you mean by financial management? Financial management means management of funds. जब भी हम बिजनेस करेंगे हमें फंड्स की जरूरत है. फंड्स मतलब फाइनेंस मतलब मनी की जरूरत है, और वो मनी जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनका सही तरह से मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. तो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर हम फंड्स को सही तरह से मैनेज कर पाते हैं तो हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है, तभी हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मीन्स फंड्स का सही मैनेजमेंट करना, मतलब उसके लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हम मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़े थे उन सबको अप्लाई करना. किस लिए? फंड्स को मैनेज करने के लिए. इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों करें हम मैनेजमेंट फंड्स का? इससे क्या होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, एज वेल एज वेल्थ मैक्सिमाइज होगी शेयर होल्डर्स की. शेयर होल्डर्स जो कि हमारी कंपनी के ऑनर्स भी हैं, तो उन्होंने पैसा लगाया है तो वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो, तभी उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, मीन्स शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो इसके लिए हमें क्या करना है? फंड्स को मैनेज करना है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से होता है, फंड्स किस तरह से मैनेज होते हैं. उसके लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं. इन इम्पोर्टेंट डिसीजंस को हम 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन. तो इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन. क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहां से हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं. फिर उनका पूरा एनालाइज करते हैं कि किसमें कॉस्ट कम आ रही है, किसमें रिस्क कम है. तो ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे इसमें कि फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय एक फाइनेंशियल मैनेजर को किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए. तो ये हमारा डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन. जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में भी आपको पहले वो सोर्सेज पता होनी चाहिए कि बिजनेस में फंड्स आता कहाँ से है, कौन कौन सी सोर्सेज हैं. शेयर्स के थ्रू आता है, डिबेंचर्स के थ्रू आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू आता है. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. दीज आर द फाइनेंशियल मैनेजर को यहाँ ये डिसीजन लेना है कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं सबसे पहले, और फिर वहां पे किस सोर्स से फंड्स अरेंज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. शेयर्स के थ्रू मनी कलेक्ट करें या डिबेंचर्स के थ्रू, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी कितनी होती हैं. तो ये सब चीजें, इन सबका जो एक रेशियो डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजर. मान लीजिए 20 लाख रुपीस की जरूरत है कंपनी में, तो हम 5 लाख शेयर्स के थ्रू ले, या 10 लाख डिबेंचर्स के थ्रू ले, या 5 लाख रिटेन अर्निंग से अरेंज करें. तो इस तरह से हम 20 लाख पूरा इकट्ठा एक स्ट्रक्चर तैयार करें. इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. तो ये सब टर्म्स आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये सब फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड टर्म्स हम बता रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोलते हैं
कैपिटल बजटिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब ये डिसीजन लेते समय भी फाइनेंशियल मैनेजर को किन फैक्टर्स को ध्यान रखना है, ये हम इसमें डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड डिसीजन आता है स्टूडेंट्स, डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? आपने क्लास 11 में पढ़ा था चैप्टर 7 में कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो पार्ट हम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट विच वी गिव टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो रिटर्न में हम उन्हें क्या पे कर रहे हैं, डिविडेंड, जो कि हमारा प्रॉफिट का एक पार्ट है जो हम शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर को क्या डिसीजन लेना है, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड डिसीजन, कि प्रॉफिट का कितना पार्ट हमें एज अ डिविडेंड पे करना है शेयर होल्डर्स को और कितना अपने पास रखना है एज रिटेन्ड अर्निंग। क्योंकि शेयर होल्डर्स को जब हम डिविडेंड देते हैं उससे पहले हम क्या दे चुके होते हैं, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड। तो ये सब कुछ देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बचता है और रिटेन्ड अर्निंग। तो कितना प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना प्रॉफिट हमें रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में रखना है, दिस डिसीजन इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, अगर केस स्टडी आती है और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा डिसीजन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, तो पहले आपको इन 3 डिसीजन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बी पार्ट में आपसे फैक्टर्स पूछे जाते हैं, तो वो हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तीनों के फैक्टर्स, फाइनेंसिंग के, इन्वेस्टमेंट के और डिविडेंड के। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। स्टूडेंट्स, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट, जो बेस्ट अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब आपको जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो जो यहाँ पे मैनेज कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि मुझे कौन कौन सी सोर्सेज से फंड्स लेने हैं, कितने कितने लेने हैं, किसमें कॉस्ट भी कम आए, रिस्क भी कम हो, तो वो उसका डिसीजन क्या कहलाएगा, जिससे ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके, एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस का, फंड्स का प्रॉपर यूज हो सके। प्रॉपर यूज, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ना तो हमारे फंड्स आइडल पड़े हों और ना ही वेस्ट हो रहे हों। मतलब जितने फंड्स हमारे पास हैं वो सारे हमने बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ कर रहे हों। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड। तो अगर आपको बिल्कुल सही अरेंजमेंट करना है फंड्स का, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास कौन कौन सी सोर्सेज हैं फंड्स की, उन्हें आइडेंटिफाई करना, कंपेयर करना। किस टर्म में कंपेयर करना, कॉस्ट और रिस्क के टर्म में। कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम रिस्क पर आप कहाँ से कितने फंड्स अरेंज कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन क्या कहलाता है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, मतलब बेस्ट अरेंजमेंट। सिमिलरली द फाइनेंस सो प्रोक्योर्ड, मतलब इस तरह से इकट्ठा करा हुआ पैसा, नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर, उसे इस तरह से खर्च किया जाए, दैट द रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कि जहाँ पे हमने पैसा लगाया है वहाँ से जो हमें रिटर्न मिल रहा है प्रॉफिट के रूप में, एक्सीड द कॉस्ट, वो कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर जितना हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, ये होना चाहिए। एट विच प्रोक्योरमेंट हैज़ टेकन प्लेस, जिस कॉस्ट पर हमने फंड्स अरेंज करे थे उससे ज़्यादा हमने उसे इन्वेस्ट करके कमा लिया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो हमारी कंपनी के शेयर्स अच्छे वैल्यू में बिकेंगे मार्केट में, तो शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न्ड है, 2 बातों से, एक तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और दूसरा यूसेज ऑफ फंड्स, कि प्रॉपर अरेंजमेंट भी हो फंड्स का
और प्रॉपर यूज़ भी हो फंड्स का। अरेंजमेंट के समय हम क्या देखते हैं, कौन कौन सी सोर्सेज हैं फंड्स की, और उसमें कॉस्ट और रिस्क फैक्टर का मेनली ध्यान रखा जाता है। और यूसेज मतलब इन्वेस्टमेंट, कि जहां हम फंड्स को लगा रहे हैं वहां से जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Now, what is the aim of financial management? Financial management aims at reducing the cost of funds procured, keeping the risk under, and achieving effective deployment of such funds. Deployment मतलब usage. It also aims at ensuring availability of enough funds whenever required, as well as avoiding idle finance. आइडल मतलब हमारे फंड्स ऐसा नहीं कि हमने लोन ले लिया और वो खाली पड़ा है, यूज़ को कहीं किया नहीं और इंटरेस्ट और दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के ऑनर्स होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होता है, और उनको हमारी कंपनी से क्या मिलता है, डिविडेंड, जो कि प्रॉफिट का एक पार्ट है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी तो मार्केट में उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी क्या होती है, मैक्सिमाइज। टू एंश्योर दैट ईच डिसीजन इज एफिशिएंट एंड एड सम वैल्यू टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो, मार्केट में शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो, इस तरह का डिसीजन लिया जाए कंपनी द्वारा, तो उसके लिए क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट। जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो वहाँ से आपको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फाइनेंस सो दैट द वैल्यू एडिशन इज इवन हायर। जहाँ से आप फंड्स अरेंज कर रहे हो कम से कम कॉस्ट पर आप करो, तभी आपको फायदा होगा। फाइनेंशियल डिसीजंस। There are 3 financial decisions in financing decisions. ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस है ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन लेता है उसे फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं, और वो 3 तरह के डिसीजन लेता है। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब जो हमने फंड्स अरेंज करे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, जिससे जितना हम कॉस्ट पे उसको प्रोक्योर किया, अरेंज करा है, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिले। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब होता है कि किस सोर्स से आप फंड्स अरेंज कर रहे हो। आप शेयर्स के थ्रू कर रहे हो, डिबेंचर्स के थ्रू कर रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू कर रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप फंड्स अरेंज कर रहे हो। तो इनमें कुछ फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना होता है, कम से कम कॉस्ट हो, कम से कम रिस्क हो, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आगे डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो ये डिसीजन हमारा कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फिर आता है डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है कंपनी का उसमें से कितना हमें शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड पे करना है और कितना एज रिटेन्ड अर्निंग हमें कंपनी में रखना है, तो दैट इज डिविडेंड डिसीजन। ये डायग्राम में यही सब समझाया गया है। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो 3 तरह के डिसीजन लेता है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको बताया था 2 टाइप्स का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट टर्म का मतलब वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है, यहाँ पे फर्म को ये सेलेक्ट करना होता है कि वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और कितना करे, फिक्स एसेट्स में कितना करे, वर्किंग कैपिटल में कितना करे, so that they are able to earn highest possible return for their investors, कि जो वो पैसा लगा रहे हैं वहाँ से उससे ज़्यादा वो उतना कमा सकें। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है और ये फिक्स एसेट से रिगार्डिंग होता है। इसमें हम क्या करते हैं,
लॉन्ग रन में, लंबे समय में हम कितना अर्न कर सकते हैं, तो ये हम इसमें देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि जितना हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, किस रेट से हम कमा रहे हैं, हमारे जो एसेट्स हैं हम कितना उसका मतलब हमारे फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, और उसमें हमारा मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन, मान लीजिए हमारी मशीन पुरानी हो गई है, नई खरीदनी है, कितना खर्चा आएगा, फिर नई मशीन खरीदने के बाद हमें कितना बेनिफिट होगा, हम कितना आउटपुट दे पाएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन हम इसमें करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म डिसीजंस, जैसे लेवल ऑफ कैश हमारे पास कितना है, कितना चाहिए, इन्वेंट्री, स्टॉक वगैरह, हमारे रिसीवेबल्स है ना, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आना है। तो ये जो डे रूटीन के खर्चे होते हैं दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, और इस डिसीजन को कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो डे टू डे की वर्किंग जो होती है बिजनेस में वो इससे इफ़ेक्ट होती है, तो ये डिसीजन बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसमें अमाउंट तो कम होता है क्योंकि एक साल के अंदर अंदर इसमें चेंजेस होते रहते हैं, कैश कन्वर्ट होता रहता है, तो दे अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीजिंग इन्वेंट्री, की स्टॉक हमारा कितना रखा है, कितना और मंगवाना है, तो ये सब इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को, मतलब जो हमारे फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो हमारा कैश फ्लो है in the form of a series of cash receipts and payments over the life of an investment are to be generated, कि हमारा कैश फ्लो जो हो रहा है मतलब कितना कैश हमारा रिसीव हो रहा है, कितनी हमें पेमेंट करनी है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो हमने कोई नई मशीन खरीदी है तो वो कितने की खरीदी है, फिर हमने मान लीजिए इंस्टॉलमेंट्स में खरीदी है तो कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट उसकी हर मंथ जा रही हैं, फिर हम जो उस मशीन को यूज़ करके आउटपुट ले रहे हैं वो जो हमारा बिक रहा है उसकी जो हमारी पेमेंट आ रही है वो किस रेट से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं तब ये डिसीज़न लेते हैं। तो पहला फैक्टर जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है वो उसका कैश फ्लो देखा जाता है, कि इस प्रोजेक्ट में हमने इतना पैसा लगाया तो हमें इसमें से कितना पैसा किस रेट से किस स्पीड से वापस मिल रहा है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट हमने इसमें कमाया है और किस स्पीड से आ रहा है ना। प्रपोजल्स विद लेस रिस्क एंड हाइयर रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे रिस्क कम हो और रिटर्न का रेट हाइयर हो उसी हमें मशीन में या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट करते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, ये सब आप अकाउंट्स में कैलकुलेशन करते हैं, कैश फ्लो निकालते हैं है ना, रेशियो एनालिसिस वगैरह ये सब आप पढ़ेंगे अकाउंट्स में। तो ये सब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, इसमें हम कैलकुलेशंस करके और तब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें फ़ायदा हो, जल्दी हमें रिटर्न वापस मिले, अच्छे रेट से मिले, जितना हमने लगाया उससे ज़्यादा हम कैसे कमा पाएंगे। इसके बाद हमारा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन यहाँ पे आपको समझाया था कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं फंड्स की उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड का एक और नाम है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी कैपिटल में है ना, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इक्विटी कैपिटल से हमारे शेयर्स हम कितना मनी अरेंज कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जो है हमारी वो कितनी है, हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, उसमें कितना हम शेयर्स के थ्रू ले सकते हैं, कितनी हमारी रिटेन्ड अर्निंग है, तो दैट इज़ ऑनर्स फंड। बोरोड फंड मतलब जैसे हम डिवेंचर्स इसमें देखते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, ये बोरोड फंड्स है जो हम बाहर से पैसा ले रहे हैं। तो डेब्ट और इक्विटी की इसमें हम रेशियो वगैरह देखते हैं कि कितना फंड्स हम किस सोर्स से अरेंज करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके फैक्टर्स हम आगे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।